Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। सो आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम एक टेस्ट पेपर का डिस्कशन यहां पर करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके साइंस हो गए, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जो भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पर होते हैं जो क्लास 3rd से लेकर क्लास 12th तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी टेस्ट सीरीज़ को जो है वो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका आपको जो है टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, आपको इसके सॉल्यूशन वीडियोज़ भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है इन टेस्ट पेपर्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो टेस्ट पेपर हैं ये 100% यहाँ पर फ्री हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी आपको परचेस नहीं करना है, बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से इन टेस्ट पेपर को एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी सीरीज़ में आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, है ना। चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी था, तो डेमोक्रेसी वाला चैप्टर का मैंने आपको टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है इसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आपको ये पर्सनालिटी यहाँ पर एक देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन पर्सनालिटी का जो नेम है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, इनका नाम आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर ये चेहरा जो है ये सर्कल में कवर किया है, इनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पर क्या होगा कि आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, है ना, इसके टॉपिक वाइज वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम टेस्ट पेपर करेंगे, तो मतलब ये 5वीं चीज़ है जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मैग्नेट ब्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने इस चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है वो आसानी लगेगी और इन क्वेश्चंस को आप आसानी से जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वाज अपर्थेड। ठीक है, आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट था जिसका नाम था अपर्थेड मूवमेंट। तो अपर्थेड बेसिकली क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो यहाँ पर ब्लैक लोग थे, जो वाइट लोग थे, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? जो वाइट लोग हैं वो किसके खिलाफ करते थे? ब्लैक लोगों के साथ। तो ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता था, जो ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी साउथ अफ्रीका में अपनाई गई थी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अपर्थेड जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। सो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में यहाँ पर जो है वो फॉलो किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अपर्थेड जो है वो एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि मतलब यहाँ पर स्किन कलर के हिसाब से जो है वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर करते थे। और ये कहाँ होता था? ये साउथ अफ्रीका में होता था। और उसके बाद याद रखिएगा, वाइट जो यूरोपियंस हैं उनके द्वारा इसको इम्पोज किया गया था। किनके ऊपर? जो कलर्ड लोग हैं, है ना, मतलब जो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं उनके ऊपर इसको इम्पोज किया गया था। और आप ये कह सकते हैं कि ये अनदर नेम है एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन, किसी को दबाना, है ना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये अपर्थेड उसी का ही नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये अपर्थेड के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है कि वाई वॉज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964, है ना, मतलब उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1964 में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, वो जो पर्सनैलिटी जिनकी फ़ोटो मैंने आपको बताई थी ना कि इनका नाम आपको बताना है, वो पर्सनैलिटी कौन है? वो मिस्टर नेल्सन मंडेला आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनको भारत रत्न का भी अवार्ड यहाँ पर दिया गया है और उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी जो है वो यहाँ पर मिला है। सो नेल्सन मंडेला जी को यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1964 में क्यों दी गई थी? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि अपर्थेड यहाँ पर चल रहा था, है ना, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा था। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्होंने सोचा कि यार मतलब
ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं, ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, तो हमें इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी वॉइस यहाँ पर रेस करी थी अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन हिज कंट्री, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो वहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो पावरफुल लोग थे, तो इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया और इनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो दे दिया। और जेल से जब ये बाहर आए तो साउथ अफ्रीका के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो श्री नेल्सन मंडेला आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी को इसलिए यहाँ पर क्या किया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद की सजा यहाँ पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया है कि विच पॉलिटिकल पार्टी इन साउथ अफ्रीका लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक शब्द है जिसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग थलग करना, है ना, सेग्रीगेट कर देना कि भाई आप लोग कलर्ड लोग हो, आप ब्लैक लोग हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें हमने सेपरेट यहाँ पर रखी हुई हैं, आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे। तो ये हमने क्या किया कि ये सेग्रीगेशन किया, अलग थलग यहाँ पर कर दिया, है ना। तो ये सेग्रीगेशन के खिलाफ जो यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने स्ट्रगल यहाँ पर किया था, तो इसको याद रखिएगा, ये है ANC, है ना, इसको बोलते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जो ये सेग्रीगेशन यहाँ पर हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा था, तो इसके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो स्ट्रगल यहाँ पर स्टार्ट किया था और उसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको साउथ अफ्रीका के इतिहास में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। When did इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो यहाँ पर फोर्स में कब आया। तो याद रखिएगा, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। पहली बात, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट कब किया गया, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो पूछी गई है क्वेश्चन में कि ये फोर्स में कब आया। ठीक है, तो एडॉप्ट वाली अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन इसको एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको फोर्स में हम कब लेकर आए थे, ये 26 जनवरी 1950 को जो है वो यहाँ पर हम फोर्स में लेकर आए थे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और एडिशनल यहाँ पर बता रहा हूँ, 26 नवंबर को हमारे देश में जो है वो हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर हर साल जो है वो संविधान दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949, और ये फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। तो फोर्स में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश में रिपब्लिक डे परेड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which national leader tried to draft a constitution for India as far back as in 1928? है ना, वैसे तो क्या हुआ था, वैसे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में एक प्लान आया था जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, एक प्लान है जो आपको देखने को मिला था और इसका नाम क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब आया था, 1946 में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इससे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पर संविधान सभा। ठीक है, तो वो यहाँ पर गठित करी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर बनाया। लेकिन इससे पहले ही अगर आप देखोगे ना तो लोगों ने क्या किया कि भारत के संविधान के बारे में बातचीत करना यहाँ पर शुरू कर दी थी, है ना, कि भाई इस तरीके से भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये कंट्री जो है वो यहाँ पर रन करेगी। तो ये यहाँ पर कब देखने को मिला, ये मिला 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू, है ना, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर हैं मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो यहाँ पर है वो निर्णय लिया था, और वो कब लिया था, 1928 में। एक और पर्सनैलिटी है, उनका नाम याद रखिएगा, 1934। तो 1934 में सबसे पहले MN रॉय, है ना, इन्होंने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो यहाँ पर क्या होगा, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर बनाने वाली है। ठीक है, MN रॉय को फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया भी यहाँ पर कहते हैं, मतलब कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो आपको भारत में देखने को मिलेगी उसके जनक यहाँ पर MN रॉय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट डज दिस मीन, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये है
कि जो भी पावर्स यहाँ पर ड्रॉ करी गई हैं, जो भी इनेक्टमेंट यहाँ पर इन पावर्स का हुआ है वो लोगों से हुआ है ना, मतलब लोगों को यहाँ पर पावरफुल जो है वो बनाया गया है और लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत यहाँ पर इन पावर्स को जो है वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया गया है और इसको जो हमने इनेक्ट किया है ये किससे किया है, ये लोगों ने यहाँ पर इनेक्ट किया है, किसके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो समहाउ जो है वो इलेक्टेड आपको देखने को मिलते थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था बट समहाउ वो इलेक्टेड थे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी किंग ने या किसी आउटसाइड पावर्स ने इंडिया को यहाँ पर हैंड ओवर नहीं किया था कि आप इसके अनुसार अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाइएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसको जो भी हमने यहाँ पर इनेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके बेसिस पे हुई हैं, वो भारत के लोगों के बेसिस पे हुई हैं, है ना, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। सब चीज़ें जो हैं वो भारत के लोगों से यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं और भारत के लोगों के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यहाँ पर जो है उसको इनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर होनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि रिपब्लिक क्या होता है ना। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, रिपब्लिक मतलब जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, है ना, वो हेरिडिटरी नहीं होगा, है ना, वहाँ पर क्या है कि कोई राजा का बेटा जो है वो यहाँ पर हेड नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कैसा होगा, वो इलेक्टेड होगा। तो जिस भी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर इलेक्टेड होता है उस कंट्री को हम यहाँ पर रिपब्लिक कहते हैं। सो बोला जा रहा है कि इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक, है ना। वाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक? सो इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज हेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि पहले दादाजी थे तो अब पापा जी बनेंगे फिर बेटा जी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब कि जो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्टेड पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। अब इलेक्शन भी दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें जनता वोट डालती है, और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इनका इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वो लोग हमारे लिए जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, और इसी वजह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री? है ना, मतलब इसका क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो ये क्या है ना। सोवरेन कंट्री का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई हम अपने हिसाब से अपनी कंट्री के लिए जो भी डिसीजन हमको लेने होंगे वो हम डिसीजन यहाँ पर लेंगे, है ना। हमारे लिए कोई ये फाइनल करके नहीं देगा कि आप लोग ये करिए, इस तरीके से डिसीजन यहाँ पर लो, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हम जो भी चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारे ऊपर जो है वो किसी का प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत सरकार को कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर काम करना जरूरी है या आप इस तरीके से काम करिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है सोवरेन कंट्री की पहचान। Why did B.R. अम्बेडकर ऑफन क्रिटिसाइज महात्मा गांधी? है ना, महात्मा गांधी जी को यहाँ पर जो है वो किस तरीके से वो यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे। मतलब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है कि आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। सो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी बिकॉज ही महात्मा गांधी हेल्ड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। देखो बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में यहाँ पर आया था, है ना, तो उस टाइम पीरियड पर हमने सबको जो है वो क्या किया था, वोटिंग राइट्स दिए थे। तो B.R. अम्बेडकर जी का मानना ये था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमने इंश्योर यहाँ पर कर दी है ना, लेकिन जो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है ना, वो कैसे हम यहाँ पर दूर करेंगे, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं दूर होने वाली है। आज के टाइम पीरियड पर समाज में, ठीक है, व्यक्ति जो है उसमें लोग ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो, तो इन चीज़ों को कैसे दूर करोगे आप। तो इसलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सोशियो सामाजिक और जो यहाँ पर आर्थिक इनइक्वालिटीज़ हैं इनको दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी का अपना एक अलग ओपिनियन था, B.R. अम्बेडकर जी का अलग ओपिनियन था, और इसी ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पर क्या होता था, B.R. अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी को यहाँ पर क्या क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इंडियन सोसाइटी से जो इनइक्वालिटीज़ है वो यहाँ पर
गांधी विचारधारा से अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो वो खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए हमको अलग तरीके की जो सोच है वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और इसी वजह से महात्मा गांधी जी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्रिटिसाइज यहाँ पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट मतलब वही जो सोशल, हमने रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म के बारे में पढ़ा था ना, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, सोशलिस्ट मतलब यही है कि जिसमें आप क्या करोगे कि भाई सोसाइटी के बारे में सोचोगे, है ना, समाज के बारे में सोचोगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, सामाजिक रूप से जो यहाँ पर धन होगा वो जनरेट किया जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी में इक्वल तरीके से जो है वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा, है ना। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि सभी लोग क्या करेंगे, मिलकर जो वेल्थ है उसको जनरेट करेंगे, और जो भी वेल्थ यहाँ पर जनरेट होगी सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वली जो है वो यहाँ पर शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और सोशलिस्ट अप्रोच में यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि भाई लोगों का पास मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, ऑनरशिप जो होगी वो किसकी होगी, वो सभी की होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक इंडिविजुअल की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो दूर हो जाएगी, है ना। अब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होगी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब जो भी ऑनरशिप होता है लैंड का, इंडस्ट्रीज़ का, अगर ये सरकार के पास होगा और सरकार सबके साथ यहाँ पर मिलकर काम करेगी तो सब लोग बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये इनइक्वालिटीज़ जो है वो आपको खत्म होती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट। हमारे प्रेम्बल में जो है वो सोशलिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो हमारे प्रेम्बल में 3 शब्द है ना, एक हो गया आपका सोशलिस्ट, एक हो गया आपका सेकुलर, ठीक है, और एक हो गया आपका इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द थे ना, ये पहले प्रेम्बल में नहीं थे, है ना। हमारे प्रेम्बल को केवल एक बार यहाँ पर अमेंड किया गया है। कब किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि ये 3 जो शब्द हैं हमारे नए, ये हमने अपने प्रस्तावना में या प्रेम्बल में जो है वो यहाँ पर ऐड किए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेंशन एनी 2 इवेंट्स दैट इंस्पायर्ड इंडियन लीडर्स फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पूरा का पूरा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है ना, इसको ही अगर हम देखेंगे तो इससे ही हमको बहुत सारी इंस्पिरेशंस यहाँ पर मिलती रही कि भारत जो है वो अपना खुद का यहाँ पर क्या करेगा, संविधान यहाँ पर बनाएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर डेवलप करेगा। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर होगा, है ना, इसमें कौन कौन से लीडर्स हैं, ठीक है, जिनसे इनको मतलब कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनसे इंस्पिरेशन यहाँ पर मिली। तो अगर आप देखोगे तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से आया, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, इसका प्रोविज़न कहाँ से आया, ये ब्रिटेन से यहाँ पर आया। रशियन रिवॉल्यूशन से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, है ना। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर अडॉप्ट करी हैं। तो आपको 2 लिखने हैं तो 2 कोई सा भी लिख सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको ब्रिटेन में देखने को मिल रही है वो चीज़ यहाँ पर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 इवेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर बनाया गया या इंस्पिरेशन मिली, वो 2 इवेंट्स के नाम यहाँ पर ये हो गए, ठीक है। तो आपको सोर्सेज भी जो है वो मैंने अपने 1 शॉट रिवीजन वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि सोर्सेज कहाँ से क्या क्या चीज़ें थी और किस तरीके से इंस्पिरेशन यहाँ पर मिली, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस थे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। और अब हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। 3 नंबर में मतलब 3 पॉइंट लिखोगे या 3 से 4 पॉइंट, थोड़े बड़े भी पॉइंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ वाज द अपार्थाइड सिस्टम पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक पॉपुलेशन, है ना। मतलब कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता था, है ना, ब्लैक्स और वाइट के बीच में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये सिस्टम था, है ना, इससे जो ब्लैक लोग हैं इनकी लाइफ में किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा। मतलब किस तरीके से ब्लैक लोगों की जो लाइफ है वो ऑपरेसिव यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉलिसी उनके ऊपर देखने को मिल रही थी, है ना। ये चीज़ आपको बताना है। सो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, है ना। मतलब ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अपार्थाइड जो यहाँ पर ये मूवमेंट यहाँ अपार्थाइड जो यहाँ पर सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी साउथ अफ्रीका में, इससे ब्लैक्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी यहाँ पर पड़ रहा था, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि
पूरा का पूरा जो ब्लैक पॉपुलेशन है ना, वो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वाइट्स रहते थे, जिनकी स्किन यहाँ पर वाइट थी, उनके एरियाज में नहीं रह सकते थे, ठीक है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये केवल उन्हीं जगह पर जो है काम कर सकते थे जहाँ का इनको परमिट मिलता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वाइट एरियाज हैं जहाँ पर वाइट पॉपुलेशन रहती है, जिनकी स्किन वाइट है, तो वहाँ पर ब्लैक्स नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर काम करना है ना, तो सब जगह काम नहीं कर सकते हो आप, जहाँ की आपको परमिट होगी बस वहीं पर आप काम कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सेपरेट ट्रेन, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर अलग अलग था, ब्लैक के लिए अलग आपको देखने को मिलेगा और जो वाइट्स लोग थे उनके लिए अलग देखने को मिलेगा। द ब्लैक्स कुड नॉट यूज एनीथिंग मींट फॉर द वाइट, मतलब कि जो चीज़ें वाइट लोगों के लिए यहाँ पर बनी हुई हैं, उन चीज़ों को जो ब्लैक हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते थे। द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप्ड, है ना। अब ये भी आप याद रखिएगा कि मतलब जो चर्च वगैरह थे जहाँ पर वाइट्स लोग यहाँ पर जाते थे, है ना, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक्स को अलाउड नहीं था। दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, है ना। अब उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उनको बस यहाँ पर क्या करना है कि एक्सेप्ट करना है। आप कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो कि हमारे साथ ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गलत हो रही हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है कि दो दो पॉइंट यहाँ पर आप बना सकते हो, है ना। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना, फिर ये यहाँ तक जो है आपका तीसरा पॉइंट हो गया, फिर ये चौथा पॉइंट हो गया। तो दो दो पॉइंट करके मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं। तो अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके का आंसर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, या हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अपार्थाइड जो यहाँ पर सिचुएशन आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती थी, उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पर था वो ब्लैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो कि इस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो कितना गलत यहाँ पर लगता है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि व्हाट मेड द ब्लैक्स एंड वाइट्स अप्रहेंसिव एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि भाई जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बन रहा था तो दोनों जो वाइट्स हैं जो ब्लैक्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसे एग्रीमेंट यहाँ पर बना, क्या क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने यहाँ पर डिसाइड करी कि हम किस तरीके से यहाँ पर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। सो बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड बोथ एथनिक ग्रुप अप्रहेंसिव एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि यार अब हमने ब्लैक्स के साथ इतना बुरा किया है ना, तो अब ये हमारे साथ बुरा करेंगे, या जो वाइट लोग हैं उनको ये डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, हम लोग कैसे यहाँ पर को एग्जिस्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, दे हैड देयर फियर्स। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो ब्लैक्स थे और जो वाइट्स थे, है ना, एक के ऊपर जुल्म हो रहा था और एक दूसरा सेक्शन जो था वो जुल्म कर रहा था। तो अब दोनों को यहाँ पर क्या है कि साथ में बैठकर अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो सबको डर लग रहा था कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होंगी, हमारे साथ और बुरा ना यहाँ पर हो। तो सबके अपने अपने फियर्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सब लोग ये चाहते थे कि भाई उनके खुद के जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर सेफ गार्ड हों, है ना, मतलब सब चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से देखने को मिले। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ब्लैक्स यहाँ पर ये चाहते थे कि जो इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, मतलब कि जो मेजॉरिटी रूल होगा, जैसे हमारे देश में भी मेजॉरिटी रूल है ना कि भाई आप ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्शन में जीतेगा मेजॉरिटी जिसकी होगी उसके हिसाब से होगा। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, उनको सामाजिक और आर्थिक जो राइट्स अभी तक यहाँ पर नहीं मिल रहे थे उस तरीके की राइट्स की यहाँ पर जरूरत थी। द वाइट मेजॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, है ना, और वाइट्स को यहाँ पर ये लग रहा था कि हमारे जो अभी तक हमको जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, है ना, और जो हमको प्रॉपर्टी वगैरह हमारे पास है, ये सब चीज़ें हमसे छीनी ना जाए। तो इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट यहाँ पर बना, ठीक है। कुछ आप ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ थे वो ब्लैक्स ने किए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो थे वो वाइट्स ने यहाँ पर किए, और इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल जो काम यहाँ पर हुआ वो आपको देखने को मिला। और दोनों लोग जो हैं वो यहाँ पर एग्रीमेंट हुए और फिर दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साउथ अफ्रीका में यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, जिसमें यहाँ पर क्या है कि ब्लैक और वाइट्स ने यहाँ पर ये डिसाइड किया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो रिलेशंस थे, है ना, वो कितने ख़राब चल रहे थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों लोगों ने यहाँ पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट यहाँ पर दिखाया कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग जो भी हमारे साथ बुरी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं उनको समाप्त करके,
है ना, हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों लोगों के लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पर मिलने चाहिए, मेजॉरिटी रूल जो है उसको हम यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मेजॉरिटी रूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। वाइट्स ने बोला कि भाई हमारी जो प्रिविलेजेस हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी हैं वो समाप्त ना हो, तो इस तरीके से एग्रीमेंट बना। सब लोगों ने अपना छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किया और उसके बेसिस पे सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक साथ यहाँ पर रहते हुए आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया हुआ है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है ना, उसमें आप अपने डाउट्स को जो है वो लिख सकते हो। आप कोई चीज़ जो है वो एज्यूम मत करना, है ना, कि भाई सर ने ऐसा बताया है तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं देखता रहता हूँ अपने कमेंट सेक्शन को, अगर कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन लगेगा तो मैं डेफिनेटली आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। वाई इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड इन एवरी कंट्री, है ना। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूके का, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन नहीं है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का वो रिटन नहीं है। बाकी यूएसए का रिटन है, इंडिया का रिटन है, बाकी सारी कंट्रीज का रिटन है, लेकिन यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो बोला जा रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्यों ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डाइवर्स तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो कभी ख़राब भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, दो कम्युनिटी के बीच में, कभी एकदम से ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, सबके अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। सब चीज़ें डिफरेंट यहाँ पर हो सकती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो, हर एक कंट्री को यहाँ पर क्या है कि कुछ बेसिक रूल्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अलग अलग तरीके के बेसिक रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ताकि उनकी सोसाइटी और कंट्री जो है वो पीसफुल तरीके से और कॉर्डली जो है ना, मतलब सब लोग यहाँ पर साथ में रहते हुए जो है वो यहाँ पर रन कर सकें, है ना। मतलब सिंपल सी बात ये है कि डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियंस के हो सकते हैं, एक्शंस के डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्री को अपनी रन करना चाहते हो, है ना, इफेक्टिवली रन करना चाहते हो, पीसफुली रन करना चाहते हो, तो कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स यहाँ पर होने चाहिए, जिनके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा कि काम होगा, है ना। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो भी रूल्स होते हैं ना, ये सुप्रीम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई जिसका मन करे मानो, जिसका नहीं मन करे मत मानो, ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो वो सुप्रीम होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये केवल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, है ना, ये यहाँ की जो जनता है ना, उसके ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लोगों के बीच में किस तरीके के रिलेशन यहाँ पर होंगे, है ना, और लोगों का सरकार के साथ यहाँ पर किस तरीके से रिलेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगी, किस तरीके से वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी कि इन्हीं सेट ऑफ रूल्स में जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंशन करी गई है, और ये सब चीज़ें अगर रिटन फॉर्म में नहीं होंगी तो फिर क्या होगा कि लोग उसको फिर मानेंगे नहीं, है ना। और इसीलिए क्या होता है कि जब चीज़ें रिटन फॉर्म में होती हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो काफ़ी आसान यहाँ पर हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हर एक कंट्री को जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर आवश्यकता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। मेंशन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था। भाई देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थी, लोगों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल द असेंबली ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट किया, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरीके के जो डिस्कशंस वगैरह हैं वो आपको देखने को मिले, है ना। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो एक खोरा कागज यहाँ पर होता है, खाकी होती है, जो तैयार किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, है ना, इसकी मीटिंग हुई। पहली जो इसकी मतलब इलेक्शंस हुए, पहली मीटिंग जो है वो दिसंबर 1946 में हुई। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेट बताऊंगा
तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर हुआ था। बाकी कैबिनेट मिशन प्लान जो था ना, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर बनाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। कब डिवाइड हुए थे, इसकी डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था वो कब हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे ये भी अलग हो गए, है ना। करीब 299 मेंबर्स यहाँ पर बचे। और फिर उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना, मतलब कि 3 साल में 13 डेज कम, ठीक है, 3 साल में 13 दिन कम, याद रखिएगा उतने दिन लगे। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब कई सारे यहाँ पर जो है इतना पूरा टाइम यहाँ पर लगा, 114 दिन का समय यहाँ पर लगा, मतलब इस पूरे के पूरे टाइम पे जितनी मीटिंग्स वगैरह हुई, जिस तरीके से काम हुआ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया। फोर्स में कब आ गया, 26 जनवरी 1950 को ये आपको फोर्स में आता हुआ दिखाई दिया। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हर साल जो रिपब्लिक डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कभी भी अगर लिखने को आए तो क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं इसका एक पूरा एक बैकग्राउंड आपको बताऊं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसमें लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग जगह से वो आपको देखने को मिले। जुलाई में इसका इलेक्शन हुआ, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई। फिर उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसको डिस्कस करने में। और कई सारी मीटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिली, कई सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। फाइनली अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 से ये आपको इफेक्ट में आता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरीके की जो प्रोविजंस यहाँ पर हैं वो चीज़ें आप अपने आंसर्स में यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे बुक में एक इंडेक्स नहीं होता है, उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, उस इंडेक्स को कहते हैं हम प्रेम्बल। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि ये जो प्रेम्बल है इसका यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर उसके बाद जो अगली मीटिंग हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पेश किया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्या होता है कि आप देखिए कोई भी काम अगर आप करते हो ना तो उसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, कि मैं इस तरीके से इस काम को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। तो वो चीज यहाँ पर क्या थी, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या होने चाहिए, है ना, मतलब किन चीजों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई गेम आप खेलते हो, है ना, तो उस गेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। इसी तरीके से प्रेम्बल में भी कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जिनका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना रही थी, डिस्कस कर रही थी, तब उन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। वो चीज़ें यहाँ पर क्या कहलाती हैं, वो चीज़ें आपके प्रेम्बल के अंतर्गत इंक्लूडेड जो भी यहाँ पर पोर्शंस हैं वो यहाँ पर कहलाती हैं। सो प्रेम्बल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रेम्बल में यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे प्रेम्बल के ऊपर बेस्ड होगा। कभी अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, है ना, कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस चीज़ को चेक करना है कि ये चीज़ यहाँ पर सही है या नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविजन लिखा गया है वो सही तरीके से लिखा गया है नहीं लिखा गया है, तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रेम्बल के बेसिस पे जो है उन चीज़ों को यहाँ पर चेक करेंगे, प्रेम्बल से हम उसको क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या कहलाती हैं, ये प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस यहाँ पर कहलाती हैं। अब आंसर के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या क्या लिखोगे भाई, कि बोला जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद अ प्रेम्बल विच रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, है ना। A preamble contain the philosophy on which the entire constitution has been built. It is the soul of the Indian constitution. ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें अगर आप चाहो ना तो इसको 2 पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक लिख देना, और दूसरा पॉइंट जो है वो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक आप दूसरा पॉइंट लिख देना। तो प्रेम्बल में फिलॉसफी है कि किस पर्टिकुलर फिलॉसफी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर बेस्ड होने वाला है,
या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरीके से बनेगा, ये चीजें प्रेम्बल में लिखी गई हैं। फिर उसके बाद इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब हमारे संविधान की जो आत्मा है वो यहां पर क्या है, वो आपको देखने को मिलेगी प्रेम्बल। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कुछ क्रॉस वेरीफाई यहां पर करना है तो हम क्या करेंगे कि प्रेम्बल को बेसिस बनाकर, है ना, इन चीजों को जो है वो देखने वाले हैं कि भाई अगर हमारे कोई लॉ है या कुछ और दूसरी चीजें हैं तो अगर हम उनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि इन अकॉर्डिंग्स टू लॉ यहाँ पर है या नहीं है, या ये चीज जो है वो सही है या गलत है, तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर एग्जामाइन करना चाहते हैं तो उसका जो बेसिस यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर आपका प्रेम्बल देखने को मिलेगा। इट हैज सम कीवर्ड्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत की डेमोक्रेसी में अगर हम देखेंगे तो इन चीजों का, इन शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है ना। हम लोगों ने इसको वन शॉट रिवीजन में भी यहाँ पर समझा था कि सोवरेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो यहाँ पर कंट्री होती है, रिपब्लिक कंट्री होती है, उनका क्या मतलब होता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहां पर लिखी हुई हैं, ये हमारे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मेंशन है। और इसी बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पर पोर्शन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर बेस्ड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। मतलब आप इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, वो यहाँ पर क्या थी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी पीपल ऑफ इंडिया की, मतलब कि भारत के जो लोग हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको देखने को मिलते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है कि ये आप किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पर आप जस्टिफाई करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमको एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं था, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा फिर इलेक्शन में जो जीतेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, ऐसा नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट, तो जो प्रोविंशियल यहाँ पर उनकी काउंसिल्स थी वहाँ पर जो लोग थे उनका फिर यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको देखने को मिला। हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिले, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सब लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो यहाँ पर क्या था कि उसमें भारत के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोविंस से लोग यहाँ पर आए थे। और इसी बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो देखने को मिली थी। अब जैसे आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सो बोला जा रहा है कि इट इज फैक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स हु बिकेम इट्स मेंबर वर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, फिर अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, फ्रैंक कंटेनी, KM मुंशी एटसेट्रा, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर सोसाइटी है हमारी, उसके अलग अलग सेक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई देखिए हर एक सेक्शन का जो हमारी सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है, अगर वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव निकल कर सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को देखेंगे आप, वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे, सरोजनी नायडू जो है वो भारत की फर्स्ट फीमेल गवर्नर आपको देखने को मिलेंगी जो कि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बनी थी। तो काफी सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये तो मैंने कुछ लोगों के नाम बताए जिनके नाम आप सभी को पता है ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके स्टेट से भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स देखने को मिले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ, सो मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग थे, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर यहां पर थे। तो इससे क्या होता है कि हर एक सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो है वो यहां पर कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देता है। As there was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly was elected mainly by the members of the existing provincial legislature। उस टाइम पर क्या हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। मैंने आपको एक पॉइंट अभी स्टार्टिंग में जो है वो समझाया था कि डायरेक्ट वोट यहाँ पर नहीं हुए थे, है ना। जनता ने डायरेक्टली यहाँ पर वोट नहीं किए थे क्योंकि वो सब चीज़ें उस टाइम पर चलन भी नहीं थी और हमें जल्दी से जल्दी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनाना था, तो वो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं लग रही थी कि हम डायरेक्ट इलेक्शन के तहत यहाँ पर काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि कई बार
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर होता है कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ना, जैसे आज के टाइम पीरियड पर हम एक शब्द सुनते हैं जिसको बोलते हैं विधानसभा, है ना, तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एमएलएज, है ना, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो पार्लियामेंट संसद के मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एमपीज, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर क्या है कि उस टाइम पीरियड पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होती थी, जिसको आज के टाइम पीरियड पर हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वहां पर जो लोग मेंबर थे उन्हीं को जो है वो डायरेक्टली वोटिंग वगैरह करवा के आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर है वो यहां पर बनाया गया था। मतलब कि अलग अलग जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसमें अलग अलग मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे जो मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग यहां पर करी, उसमें से फिर जो जीता वो यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता हुआ दिखाई दिया। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब यहां पर क्या होगा कि जहां जहां पर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देखने को मिलती थी वहां पर वोटिंग हुई, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो अलग अलग एरिया की अलग अलग लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलती है। तो उससे यहां पर क्या होगा कि हर एक एरिया से जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां पर आपको इंश्योर होता हुआ दिखाई दिया। इस बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था, ठीक है, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा था। फिर अगली बात है, इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे और अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग थे। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो यहां पर लॉ प्रोफेशन से यहां पर थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लॉ प्रोफेशन वाले लोग ही थे, है ना, दूसरे लोग भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, है ना, वो यहां पर क्या थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसमें भारत के हर एक लोगों का यहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिल रही थी मेंबर्स में, अलग अलग रीजन से आए थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस स्टेटमेंट को इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप यहां पर जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो यहां पर क्वेश्चन थे वो यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो 3 नंबर वगैरह में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि सर 3 नंबर के हिसाब से ये कंटेंट जो है वो ज्यादा है, तो आप यहां पर कुछ जैसे ये नेम्स वगैरह है ना, इनको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो आप, है ना, जैसे यहां पर मैंने 6-7 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आप 2-3 लोगों के नाम लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट्स को जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। बाकी यहां पर क्या है कि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी आ सकता है, तो 5 नंबर के हिसाब से भी मैंने ये क्वेश्चन आपको यहां पर कवर करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन से यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। व्हाई डू वी नीड इट, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों जरूरत होती है। और अगली बात यहां पर बताई जा रही है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि मतलब 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है ना, कि भाई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, व्हाई डू वी नीड इट। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को कैसे आप यहां पर सॉल्व करोगे, अब मैं आपको वो चीज यहां पर सिखाता हूं। देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो भी अलग अलग तरीके की लॉज आपको देखने को मिलते हैं वो डिराइव कहां से होते हैं, वो डिराइव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे देश में जो भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उन सब फंक्शंस को जो है आप ये कह सकते हैं कि किसमें कंसोलिडेट यहां पर किया गया है। तो वो कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो वो यहां पर आपको किसमें देखने को मिला है, वो देखने को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर ये बताता है कि भाई गवर्नमेंट के पास क्या क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, सिटीजन्स को यहां पर किस तरीके से अपने रूल्स को यहां पर फॉलो करना चाहिए। इन सब चीजों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसमें दी गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे तो आप ये सोचिए कि अगर ये चीज है ना अगर नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो वेल फंक्शन हो पाता क्या हमारे देश में, बिल्कुल नहीं हो पाता, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई गेम आप खेलते हैं, अगर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर ना हो तो क्या वो गेम गेम कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, है ना, मतलब कोई कुछ भी करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कंट्री को अगर सही तरीके से गवर्न करना है, कंट्री अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से यहां पर फंक्शन करे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर होती है कि हम यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करें कि भाई हमारे देश में
या किसी भी कंट्री में जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज यहाँ पर होने चाहिए जो सभी लोग यहाँ पर फॉलो करें, है ना, वहाँ के नागरिक भी फॉलो करें और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर फॉलो करें, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो यही सब चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है। तो बोला जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, है ना, मतलब ये क्या है, ये रिटन रूल्स हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या है कि सभी देश में जो नागरिक यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेड है ना। हमने प्रेम्बल में देखा है, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन भी यहाँ पर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि भारत के सभी लोग जो हैं इन रिटन रूल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। Constitution is the supreme law that determine the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and government, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट लॉज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि भाई लोगों के बीच में किस तरीके से जो है वो रिलेशन यहाँ पर रहेगा, लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, और साथ ही साथ लोगों के बीच में और सरकार के बीच में भी जो रिलेशनशिप यहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरीके की रिलेशनशिप यहाँ पर होनी चाहिए, वो चीज भी यहाँ पर जस्टिफाई करी गई है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वेरियस रीजन, है ना। जैसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया कि वाई डू वी नीड इट, है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर क्यों जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके के रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात बोला जा रहा है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, है ना। डिग्री मतलब एक ऑर्डर है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्डर की तरह है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के, जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भारत में यहाँ पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इनके लिए कुछ रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल्स यहाँ पर नहीं होंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनका कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि साथ में रहना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ मेक श्योर करी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करें जिससे ये अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनका कोएग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आपको पॉसिबल देखने को मिले। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, है ना। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो सरकार होगी उसका गठन यहाँ पर होगा, अलग अलग तरीके के जो ऑफिसेज होते हैं उनका गठन किस तरीके से होता है, एमपीज कैसे इलेक्ट होंगे, एमएलएस कैसे इलेक्ट होंगे, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर कैसे होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर कैसे बनेंगे। इन सब चीज़ों को क्लियरली कहाँ पर जस्टिफाई और डिफाइन किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि किसके पास क्या पावर है और वो किस तरीके का डिसीजन जो है वो यहाँ पर ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो है वो डिफाइन करी गई हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी पावर को लिमिट करता है ना। मतलब गवर्नमेंट बन गई है भाई आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, आपको कहां पर लिमिट लगाई गई है ये चीज भी यहां पर मेंशन करी गई है। टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, है ना, लोगों के अधिकार, जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार यहां पर बताए गए हैं, जो भी भारत में रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से यहां पर जानते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को भी कहां पर डिफाइन किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर डिफाइन किया गया है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, है ना। मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे एक अच्छी सोसाइटी जो है ना, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर हो और एक अच्छी सोसाइटी को हम यहाँ पर क्या कर पाएं, जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो पाए। तो उसमें एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल के बारे में भी बात करी गई है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, ये आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बात होती है। और ये कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जो चीजें हैं वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इससे सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर कैसे होगा सोसाइटी का, वो सब चीजें यहाँ पर डीपीएसपी में मेंशन करी गई है। डीपीएसपी बेसिकली एक गाइडलाइंस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, कि अगर आप कोई भी पॉलिसीज वगैरह अगर बनाते हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सोसाइटी का वेलफेयर यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सरकार इसी तरीके से काम करे, है ना। ये कुछ गाइडलाइंस है जो वो फॉलो कर सकते हैं, बाकी उनके मन के ऊपर है वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो कई सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, है ना। तो ऐसे स्टेट जहाँ पर हैं वहाँ पर अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बैन नहीं किया गया है। तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पर बनेगी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ों को वो इन्फोर्स करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इन्फोर्स करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ लागू करना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन ना दोनों तरीके से आ सकता है।
तो दोनों तरीके से अगर आप बोलोगे तो दोनों तरीके से क्वेश्चन में दोनों तरीके का आंसर जो है वो सेम ही होगा, है ना। अगर आपसे बोल देंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाई कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर नीड क्यों है, रीजंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम तरीके से यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोला जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि भाई भारत का जो संविधान यहां पर ड्रॉप किया गया था वो यहां पर क्या था कि उस टाइम पीरियड पर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी, और आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितना सही है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि देश को आजादी नहीं मिल रही थी, है ना। देश को आजादी मतलब बाद में बहुत कंफर्म किया गया कि भाई ठीक है हम इस टाइम पीरियड तक जो है वो यहां पर देश को छोड़कर आपके चले जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। पाकिस्तान यहां पर बट गया था, पाकिस्तान बटने के बाद फिर यहां पर क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जहां पर राजा लोग रूल कर रहे थे, राजा हो गए, नवाब हो गए, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद हो गए, है ना, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह हो गए, जूनागढ़ के हो गए, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों को कन्विंस करना कि आप भारत में मिल जाओ, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा काम था। और ऐसे कोई मतलब 4-5 लोग नहीं थे कि जो भारत में नहीं मिल रहे थे, ऐसे मतलब 500 प्लस या 550 प्लस हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हमें कन्विंस करना था कि आप भारत में मिल जाओ। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के कुछ लोग भारत गए, बहुत सारे कम्युनल राइट्स यहां पर हुए। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर जो दंगे यहां पर होते हैं उनको हम कम्युनल राइट्स यहां पर कहते हैं। तो वो भी यहां पर चीजें हुई, तो काफी सारे लोगों की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो गई, है ना। उनको रिहेबिलिटेट करना, है ना, कि दूसरा घर वगैरह यहां पर प्रोवाइड करना, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। और उस टाइम पीरियड पर लोगों का मानना यह था कि भाई भारत तो क्या ही चलाएगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या ही होने वाला है ना। आगे चलकर देखना भारत के जो है आप ये कह सकते हैं कि कई सारे पार्टीशन जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर क्या है कि 1950 26 जनवरी को हमने अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में लेकर आए हम, और तब से लेकर आज तक अगर आप देखोगे तो ये मतलब वर्षों हो गए, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ये उन सभी लोगों के गाल पर बहुत जोर का तमाचा है जिनका कहना यह था कि भारत अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी कंट्री को यहां पर गवर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इनकी स्टार्टिंग यहां पर देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मतलब जो सर्कमस्टांसेस थी वो हमारे बिल्कुल फेवर में नहीं थी, वो हमेशा हमारे अगेंस्ट में थी, लेकिन फिर भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो ये जस्टिफाई करना है ना, कि जस्टिफाई या सपोर्ट द स्टेटमेंट। सो बोला जा रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैंने बात करी, वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इट वाज नॉट एन इजी अफेयर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज सो वास्ट एंड डाइवर्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत जैसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जो इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको डाइवर्सिटी भी बड़े लेवल पर देखने को मिलती है ना, मतलब बहुत डाइवर्स कंट्री है। और इसी वजह से ये काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भारत जैसी कंट्री के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर बना पाए। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। पहले हम क्या थे, पहले हम ब्रिटिशर्स के अंतर्गत यहां पर क्या थे, एक सब्जेक्ट थे, है ना। ब्रिटिशर्स को हमसे कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिशर्स बस ये चाहते थे कि भाई जो इंग्लैंड है उसका यहाँ पर बेनिफिट हो और मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर हो। लेकिन भारतीय लोग जो थे वो यहाँ पर क्या है कि अब जब इंग्लैंड वाले लोग यहाँ से चले गए तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत के लोग भारत के नागरिक बन गए। तो नागरिक के तौर पर उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या लिबर्टीज मिलनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, है ना, वही जो पाकिस्तान के साथ हमने पार्टीशन यहाँ पर हुआ। दिस वॉज अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ बोथ दी कंट्रीज, ठीक है, नॉट बेटर, ठीक है, ये होगा आपका बिटर एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिले, तो दोनों कंट्रीज के लिए यहाँ पर क्या है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। कई लोग यहाँ पर क्या है कि पूरे जीवन भर की उनकी कमाई से उन्होंने घर बनाया था, है ना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई थी, है ना। फिर उनको घर वगैरह छोड़कर आना पड़ा, कम्युनल राइट्स में उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को यहाँ पर गंवा दिया। तो ये बहुत ही एक बिटर एक्सपीरियंस था, बेटर नहीं होगा, ठीक है, ये भाई साहब ये गलती हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बिटर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद है कि दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द साइड्स ऑफ बोथ द बॉर्डर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो कम्युनल राइट्स यहाँ पर हुए थे उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर टोटल करीब 10 लाख लोग थे जिनका यहाँ पर क्या हुआ कि डेथ यहाँ पर हो गई थी उन कम्युनल राइट्स में, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बेटर एक्सपीरियंस होगा क्या, नहीं, ये बिटर एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस दोनों कंट्रीज के लिए यहाँ पर था। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। मतलब अब क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं
जो राजा रजवाड़े थे, जो नवाब वगैरह थे, उनके ऊपर यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी जो है वो अपॉर्चुनिटी इनको दे दी कि आप यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि आपको यहाँ पर इंडिया के साथ रहना है ना, या पाकिस्तान में मिलना है, या इंडिपेंडेंट रहना है। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आज के टाइम पीरियड हम इंडिया का मैप देखते हैं, तो इंडिया का मैप वैसा दिखता क्या अगर हम इन लोगों को कन्विंस नहीं करते और भारत में नहीं मिलाते, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता भाई साहब ये। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ कि ये बहुत अनसर्टेन भी टास्क था और डिफिकल्ट भी था, है ना, कि पता नहीं वो लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today, है ना। आज के टाइम पीरियड पर हम बहुत सिक्योर यहाँ पर फील करते हैं, लेकिन जब कोई चीज यहाँ पर स्टार्ट होती है या जब किसी चीज की शुरुआत हमने यहाँ पर करी थी, तब आपको लगता है क्या कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो हमको देखने को मिलेगी, है ना। लोग क्या है कि लोग सोचेंगे पता नहीं यार हमने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिख दिया, अब वो पता नहीं यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बोरिंग हो रही है ना। सो बोरिंग करना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। बोरिंग मतलब ये होता है कि भाई जैसे पंप वगैरह लगाते हैं ना हम, तो पानी के लिए जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, बोर किया जाता है, होल किया जाता है, तो उसमें क्या है कि फिर नीचे पानी मिलेगा, फिर उसके हिसाब से हमारा पंप लगता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पंप के लिए बोरिंग करना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया, तो काम तो आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब आपको इस बात की सिक्योरिटी रहती है क्या कि यार पानी तो मिलना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग करनी होती है तब पानी मिलता है, कई बार बोरिंग करके भी पानी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो उतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं थी जितना ज्यादा आज के टाइम पीरियड पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपने देश में जो है वो सिक्योर यहाँ पर फील करते हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मतलब जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एंक्शियस देखने को मिलते थे कि भाई भारत का जो वर्तमान है और भारत का जो भविष्य है ना, वो यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, इस चीज के ऊपर भी हमको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और इसी बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था। काफी डिफिकल्ट यहाँ पर काम था, जो चीजें हमको उस टाइम पीरियड पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप ये क्वेश्चन का गाना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इस गाने को अच्छी तरीके से याद रखोगे और अपने एग्जामिनेशन में इसी तरीके से चीजों को लिखोगे। अब एक चीज आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि हम इसको याद कर लेंगे, है ना, या हम इसका रेक्टिफिकेशन जो है वो यहां पर मार लेंगे, है ना, इसको एकदम लिख लिख के याद कर लेंगे, तो फिर उससे काम नहीं होने वाला है। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप यहां पर याद करोगे, है ना। ये भी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री भी पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो फिर तो मतलब ये हो जाएगा कि आपका पूरा दिमाग जो है वो सोशल से ही भर जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे आप। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो बढ़िया हो जाएंगी, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफिकल्ट काम जो है वो आप यहाँ पर उसको अंजाम नहीं दे पाओगे, है ना। आसानी से सब काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन एनी 4 कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैंने आपको जो है ये पहला वाला जो है प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या होता है इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसमें फिलोसफी वगैरह मेंशन करी गई है। दीज वैल्यू गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। The preamble is the soul of our constitution. It contains some keywords: sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं। तो नॉर्मल तरीके से आप प्रेम्बल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि 4 शब्द आपको लिखने हैं, है ना, तो हम एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। सोवरेन, सोवरेन का मतलब ये हुआ कि भाई भारत के ऊपर ना किसी का अधिकार नहीं चलेगा, है ना, कोई बाहर से डिक्टेट नहीं करेगा या कोई फॉरेन कंट्री जो है वो हमको नहीं बताएगी कि भारत को किस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए। हम एक सोवरेन कंट्री हैं और हम यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। कोई बाहर की कंट्री जो है वो डिक्टेट नहीं करेगी। सो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ठीक है, हमारे देश में जो चीजें होती हैं उसमें भी हम लोग यहाँ पर अपना नियम कायदे बना सकते हैं, और दूसरी कंट्रीज के साथ हमको कैसे रहना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, कौन सी ट्रीटी हमको ज्वाइन करनी है, ये सब चीजें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत सरकार को कोई बाहर वाला नहीं बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब ये है,
सोशलिस्ट मतलब आपने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी, हमने सोशलिज्म के बारे में बात करी कि वेल्थ जो है वो यहां पर क्या होगी, सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, मतलब कि सभी लोग मिलकर जो है वो यहां पर वेल्थ को जनरेट करेंगे और जो भी उससे बेनिफिट यहां पर होगा वो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब लोगों का भला यहां पर होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, ऑनरशिप ऑफ लैंड होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो सरकार यहां पर ओन करेगी। मतलब यहां पर क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम यहां पर रहने वाली है। इसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि सरकार के पास अगर चीजें यहां पर रहेंगी तो इससे क्या होगा कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो दूर हो जाएंगी। अदरवाइज किसी के पास लैंड ज्यादा, किसी के पास कम, कोई इंडस्ट्री का मालिक है, कोई नहीं है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो समाप्त कैसे होंगी। तो इसी वजह से यहां पर क्या है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा चीजों का कंट्रोल करे। इस चीज को हम यहां पर सोशलिज्म के अंतर्गत या सोशलिस्टिक अप्रोच हम यहां पर रखते हैं। भारत में स्टार्टिंग में जब हमारी चीजें यहां पर रन कर रही थी तो हम लोग सोशलिस्टिक अप्रोच में यहां पर थे, लेकिन बाद में फिर हमने क्या किया कि भाई सोचा कि यार प्राइवेट का भी होना बहुत जरूरी है, तो आज के टाइम पीरियड पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को मिक्स जो यहां पर रूप है वो भारत में आपको देखने को मिलता है। फिर सेकुलर का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भारत सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी या वो नहीं बोलेगी कि हम इसको सपोर्ट यहां पर करते हैं। भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग बहुत हंसी खुशी रह सकते हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहो कर सकते हो। तो सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सरकार को सभी धर्म और उनके द्वारा जो भी यहां पर चीजें प्रैक्टिस करी जाती हैं उनको बराबर रिस्पेक्ट यहां पर देनी है। फिर बात हो रही है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला चैप्टर ही था, है ना, व्हाई डेमोक्रेसी। सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। मतलब यहां पर क्या है कि इसमें जो भी सरकार बनेगी किसी भी देश में, उसमें जो अधिकार यहां पर दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, वो जनता को दिए गए हैं, है ना। मतलब जनता के पास यहां पर अधिकार है कि जनता अपने काम को जो है वो उस तरीके से करेगी। सबको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब ये हुआ कि भाई आप गरीब हैं, अमीर हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके वोट की वैल्यू जो है सबकी बराबर है। और इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और साथ ही साथ वो अकाउंटेबल भी होगी। अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि जनता ने अगर आपको अपने वोटों से यहाँ पर इलेक्ट किया है तो कल को अगर मान लीजिए कि जनता कोई सवाल आपसे पूछती है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप आंसर दे दो, है ना, या तो आप आंसर ना दो। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो अगले साल फिर क्या होगा, अगले इलेक्शन में, ठीक है, आपको टाटा बाय बाय कर देंगे तो दोनों चीजें जो है वो पॉसिबल हो जाएंगी। तो इसलिए हमको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं और इनका क्या मतलब यहां पर देखने को मिलेगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे यहां पर हेरिडेटरी रूलर नहीं होंगे, है ना, कि दादाजी थे पहले राजा, है ना, फिर उसके बाद बेटा जी बन गए, है ना, फिर हम बन गए, फिर हमारे आगे की जो जनरेशन से वो बनेगी नहीं। हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कैसा होगा, वो यहाँ पर इलेक्टेड होगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। और जस्टिस का मतलब न्याय है ना, सोशल जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए। सब लोगों को जो है अलग अलग तरीके के जो न्याय होते हैं वो यहाँ पर मिलना चाहिए। ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, है ना। मतलब किस तरीके से आप यहां पर ये कह सकते हो कि भारत का जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। तो हमें ना इसका कॉन्टेक्स्ट यहां पर समझना है कि कॉन्टेक्स्ट जो है रिजिड और फ्लेक्सिबल का है वो यहां पर क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि भाई हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यहां पर अमेंड करते हैं, जिसको हम यहां पर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नहीं है, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। वो क्या होगा कि समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन यहां पर होते रहेंगे, चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात यहां पर ये समझिए कि अमेंडमेंट जब हम यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या है कि दो तरीके से होना चाहिए, है ना। पहली बात यहां पर क्या है कि रिजिड, और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्सिबल। अब ये रखने का पीछे रीजन यहां पर क्या है भाई, इसका आप ये लॉजिक समझो, है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ प्रोसेस यहां पर उनको चेंज करना है अगर, तो अगर वो रिजिड प्रोसेस नहीं होंगी तो कोई भी आएगा कोई भी चेंज कर देगा, है ना। मतलब अभी सरकार अलग है तो अलग तरीके का चीजें यहां पर चल रही हैं, फिर एक नई सरकार यहां पर आ जाएगी तो वो भी चेंज कर देगी, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो अमेंडमेंट जो होता है ना वो यहां पर क्या है, कुछ तो फ्लेक्सिबल है कि भाई मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना है, सो दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर लोगों के ऊपर पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें क्या था, इसमें यहां पर ये इतना आसान थोड़ा ना था कि पूरे के पूरे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वही चेंज कर दोगे आप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है नॉर्मली जो लोकसभा है, राज्यसभा है और फिर जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है।
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत ने एक जो है आप ये कह सकते हैं कि मिडिल पाथ वाली जो अप्रोच है वो यहां पर फॉलो करी, ना तो ज्यादा रिजिड है ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें आपको अलग अलग केस पे देखने को मिलती है, बस वही गाना जो है वो आपको यहां पर लिखना है। बोला जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जैसे अगर आप देखोगे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भाई साहब बदलाव वहां पर क्या है कि इतना डिफिकल्ट है कि आप समझ ही नहीं सकते हो, तो रिजिड है एकदम। यूके में अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सिबल, वहां पे कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, है ना, उनको जो भी करना होता है आसानी से बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर वोटिंग करवा के पास करवाते। भारत में दोनों चीजों का मिक्सचर है। इट इज रिजिड बिकॉज द प्रोविजन रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट अलोन, है ना। मतलब यहां पर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, वो यहां पर क्या है कि केवल पार्लियामेंट से चेंज नहीं होनी चाहिए कि पार्लियामेंट पे कोई बैठ रहा है, किसी की मेजॉरिटी है तो फटाफट चेंज कर दिया। जैसे कि लेजिस्लेचर के पास पावर क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर होनी चाहिए, जुडिशरी के पास क्या पावर होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। जुडिशरी का काम लेजिस्लेचर वाले करने लगेंगे, लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव करने वाले लग जाएंगे, तो फिर आपको पता है ना कि किस तरीके की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज को हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आसानी से चेंज हो जाएगा तो आपको यह भी पता है कि चीजें कितनी डिफिकल्ट हो जाएंगी, है ना। सब चीजों को हमने डिसाइड किया। फंडामेंटल राइट्स में अगर मान लीजिए कि कुछ वायलेशन यहां पर होने लग गए, तो वो सब चीजें यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती हैं। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। इफ एनी चेंज इज नीडेड टू मेक, इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, है ना। 2/3 मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो 100 लोग, सॉरी नॉट 100 लोग, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 300 लोग हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर क्या है कि 300 लोग आप, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, अगर मान लीजिए कि टोटल यहां पर कितने लोग देखने को मिल रहे हैं, टोटल आपको 300 लोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आज क्या हो रहा है, ये 300 लोग देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, 2/3 करेंगे तो ये हो गया आपका 100, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 200, ठीक है। तो 200 जो है वो यहां पर लोग इसको बोलेंगे कि हाँ ये चीज कर सकते हैं, तभी यहां पर हो पाएगा। देन इट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में आज के टाइम पीरियड पर कितने स्टेट है, 28, है ना, और 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, ठीक है, जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, है ना। जैसे अभी के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो अभी दिल्ली में है और पुडुचेरी में है, और भविष्य में जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी। तो हम टोटल 3 कह सकते हैं। अभी के टाइम पीरियड पर दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है, जम्मू कश्मीर की भविष्य में बनेगी। तो टोटल कितने हो गए, 31। तो 31 में से अगर आप देखोगे तो इनका अगर आधा आधा करेंगे तो 15-15 और एक इधर होगा, तो यहां पर ये कम से कम 16 स्टेट जो है वो बोलने चाहिए कि यार हम इसमें कुछ चेंजेस यहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो एटलीस्ट 16 विधानसभा जो है उनका यहां पर एक्सेप्टेंस चाहिए, तब ये चीजें जो है वो यहां पर क्या होंगी, वो आपको एक्सेप्ट होती हुई यहां पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने वाली जो प्रोसेस है वो कैसी है, वो डिफिकल्ट है, आसानी से जो है वो यहां पर नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा रिजिड है। एट द सेम टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। कैसे, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि कभी यहां पर बोला गया कि सर हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना चाहते हैं, तो नॉर्मल एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको आप यहां पर बदल सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उनको ये भी बोला गया था, उनका मानना ये था कि ये स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, है ना। अनऑल्टरेबल लॉ यहां पर नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीजें यहां पर आपको नई निकल कर आती हुई दिखाई देंगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना था तब यहां पर ये थोड़ा ना लगा था कि साइबर क्राइम भी हो सकता है ना। ये जो इंटरनेट से रिलेटेड यहां पर क्राइम होते हैं उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर वो चीजें देखने को मिल रही ना हमें, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो दे मेक प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट अपडेटेड। दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। की समय पे जो भी चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहे, जो भी हम चेंजेस यहाँ पर करना चाहें वो चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम अप टू डेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिले, है ना। अप टू डेट अगर यहाँ पर रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक चीज को जो है वो आसानी से यहाँ पर टैकल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोला जा रहा है कि मेंशन 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन।
साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 5 मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बता दिया है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को जो ये अपर्थेड यहाँ पर गवर्नमेंट थी, है ना, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन करती थी किसके बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे, उससे इंडिपेंडेंस कब मिली, 1994 में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर जो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है ना, कि भाई हमें अपने देश का एक संविधान यहाँ पर बनाना है, वो स्टार्ट हुआ और ये करीब 2 साल का समय यहाँ पर लगा। इट टुक 2 years व्हेन साउथ अफ्रीका गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। 1996 में प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला प्रोमुलगेटेड इट। हियर आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर ना लिख के थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, 5 नंबर के क्वेश्चन में बैकग्राउंड यहां पर बता दिया, है ना, कि भाई सिंपल सी बात ये है कि भाई जो अपर्थेड यहां पर गवर्नमेंट थी उससे इंडिपेंडेंस कब मिली, 1994 में। फिर 2 साल में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद प्रमुलगेट किसने किया, प्रमुलगेट मतलब इफेक्टिव किसने किया, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न भी मिला है, इनका नाम है श्री नेल्सन मंडेला जी। और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर ये है। सो बोला जा रहा है कि ये हाईएस्ट लॉ है, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ऊपर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी यही है। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विद अ बिल ऑफ राइट्स सेकंड टू नन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल ऑफ राइट्स का मतलब लोगों के अधिकार की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर लोगों को जो राइट्स यहां पर दिए गए हैं उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, यूएस में भी बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, यहां पर भी बिल ऑफ राइट्स बोल रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें जो नया कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना था, है ना, उसमें कंसल्ट किससे क्या साथ किया गया, पब्लिक के साथ भी कंसल्ट किया गया। और जो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने मिलकर साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर बनाया है। फिर उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इनके जो सिटीजन्स हैं उनको मोस्ट एक्सटेंसिव यहां पर राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, सभी रेस के लोग बराबर हैं, महिलाओं में और जो पुरुष हैं उनमें यहाँ पर कोई विभेद नहीं है, सब लोग एकदम समान है। ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, जो हमारे देश में आपको देखने को मिलता है ना, उसी तरीके की चीजें जो हैं वो साउथ अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बातें कह सकते हो, एसोसिएशन यहाँ पर बना सकते हो, पॉलिटिकल राइट आपको दिए गए हैं, प्रॉपर्टी वाले जो राइट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, है ना, एक्सेस टू कोर्ट, ये सब चीजें जो हैं वो भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं। तो आसानी से इन चीजों को जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब नेल्सन मंडेला जी बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलेमन पैक्ट इन विच ऑल द सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका डिक्लेयर to one another that they shall never permit a repetition of their racist, brutal and repressive past। जैसे पहले यहाँ पर हो रहा था ना, जो ये अपर्थेड वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई थी जिसके बेसिस पे अलग अलग रेस के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जा रहा था, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये चीज यहाँ पर इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई इस तरीके की सिचुएशन इन फ्यूचर कभी यहाँ पर क्रिएट ना हो, और ये जो ब्रूटल रिप्रेसिव पास्ट यहाँ पर था वो चीजें दोबारा कभी रिपीट ना हो। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के जो एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। Thus, the South African Constitution inspired democrats all over the world, a state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका का जो यहाँ पर रिस्पेक्ट था दूसरी कंट्रीज के साथ, है ना, वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि वहां पर आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक लॉ है ना, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है, इस तरीके से देखा जाता था। लेकिन जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बन के तैयार हुआ तो उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको एक फाइनेस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल के रूप में आज साउथ अफ्रीका को जाना जाता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर हो गए। थोड़े पॉइंट्स को जो है वो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पर इतनी जानकारी जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोला जा रहा है अब आपको ना कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर लिखनी है। जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में लिखा है उसी तरीके से अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखो। अब काफी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझाई दी हैं, उन्हीं सब चीजों को लिखना है। सो ये इफेक्ट में कब आया था, याद रखिएगा, इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। और अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी डेट लिखी हुई है,
तो 26 नवंबर 1949 जो डेट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर लिखी हुई है और इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया था। ये वेरी लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसमें समय पर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड यहाँ पर रखें। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यहाँ पर कैसे होगा, है ना, कैसे अलग अलग तरीके के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो कैसे काम करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कैसे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे जो आपकी कंट्री को यहाँ पर गवर्न करेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद किसके पास कितनी पावर है और वो किस तरीके के डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर लिमिट लगाई गई है। क्यों? क्योंकि कुछ राइट्स जो है वो नागरिकों को यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जिनको सरकार यहाँ पर वॉयलेट नहीं कर सकती, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार के ऊपर भी यहाँ पर लिमिट आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरीके के वर्ड जैसे सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, ये सब शब्द यहाँ पर यूज किए गए, सो दैट कोई भी लॉज यहाँ पर बनते हैं तो वो इन सभी बेसिक प्रिंसिपल को या फिलॉसफी को जो है वो वायलेट यहाँ पर ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये केवल मेंबर्स के व्यूज ही यहाँ पर केवल रिफ्लेक्ट नहीं करता है, आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रॉड कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, वो कंसेंसस यहाँ पर कहलाते हैं। परहैप्स देयरफॉर नो लॉ सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, मतलब आज तक अगर आप देखोगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोसाइटी या कोई भी सोशल ग्रुप उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे के पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर कभी उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। कुछ प्रोविजन होते हैं जिनके ऊपर क्या है कि लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर गलत लिखी गई हैं या इनका मीनिंग अलग है ना, तो उसके अनुसार जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखें तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी किसी ने यहाँ पर सवाल नहीं उठाया, मतलब इसको लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो ये 5 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का था इसलिए 5 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर क्या रोल था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में। तो अब हमें पता है कि भाई पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसके बेसिस पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर इलेक्शंस वगैरह यहाँ पर कंडक्ट कराए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें मेंबर्स आपको देखने को मिले। फिर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर किया गया, BR अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी यहाँ पर थी। उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुई, कुछ जो चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले वो चेंजेस यहाँ पर होने लग गए और इस तरीके से 26 नवंबर 1949 तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पर लगे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम इफेक्ट में कब लेकर आए, 26 जनवरी 1950 को हम यहाँ पर इफेक्ट में लेकर आए। तो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, अब बस उसी को यहाँ पर लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली established under the cabinet mission plan of 1946. The 299 individuals who comprise the constituent assembly can be called the founding fathers and mothers of the Republic of India, क्योंकि मेल भी थे फीमेल भी थे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स जो है वो इन 299 मेंबर्स को हम यहाँ पर कह सकते हैं। फिर उसके बाद सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें से देखोगे आप तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ दी जो थी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके चेयरमैन थे, और इसी वजह से इनको हम यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो MCQ में या 1 नंबर में क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन सकता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है ना। यही सब चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखनी है। फिर अगली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि अदर कांग्रेस लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, ठीक है, ऑल्सो प्लेड वैल्यूबल रोल इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनका भी रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रोल प्ले किया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसका जो वर्क था वो बहुत ही सिस्टमेटिक था, ओपन था और कंसेंशुअल था, है ना, मतलब कि जो भी चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी फाइनल होंगी
जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर एग्री करेंगे उन चीज़ों को हम यहाँ पर फाइनल करने वाले हैं। पहले कुछ यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए, है ना, कि भाई जिस पे आप सब लोग एग्रीमेंट यहाँ पर दिखाओ। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने यहाँ पर क्या किया कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया, जिसके ऊपर यहाँ पर क्या है कि डिस्कशन जो है वो यहाँ पर किया जाए। फिर बहुत सारे राउंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पर हुए, है ना। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि क्लॉज बाई क्लॉज, क्लॉज बाई क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्रोविजन लिखे गए थे तो उनको हम क्लॉज बोल रहे हैं, ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज। तो सबके ऊपर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर चीज़ें फाइनल करी गई। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सुधार भी किए गए। मोर देन 2000 जो है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुधार यहाँ पर किए गए, अमेंडमेंट किए गए। द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर 144 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, वही मतलब 2 साल 11 दिन 2 साल 11 महीने 18 डेज का टाइम लगा। उसमें बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह यहाँ पर हुई और उसके बाद फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी डिस्कशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे, उसको हमने रिकॉर्ड किया और प्रिजर्व किया, है ना। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्लॉज पर किसने क्या बोला, है ना, किस तरीके से बोला, उन चीज़ों को हमने रिकॉर्ड प्रिजर्व किया है। और इसको हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जिसको हम यहाँ पर समझना चाहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ने यहाँ पर क्यों लिखी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि आप जो डिबेट यहाँ पर हुई थी उसको पढ़ सकते हो। उस डिबेट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहाँ पर क्यों लिखा गया था, क्यों ऐड किया गया था। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिबेट्स हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन ये कम्प्लीटली इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को ये कम्प्लीटली इफेक्ट में आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक ही हमारा डिस्कशन, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें भी मैंने यहाँ पर कवर करा दिए थे, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो टेस्ट पेपर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उन डाउट्स को वहीं पर देख लूँगा। अगर वहाँ पर आंसर कर सकते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा, अदरवाइज़ अगले सेशन में मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने सेशन को यहाँ तक देखा है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा कि आपको सेशन यहाँ पर कैसा लगा और आप और किस तरीके की वीडियोस क्लास 9th के लिए यहाँ पर चाहते हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट पेपर एक्सेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैकेज नहीं परचेज करना है, कोई फीस नहीं देनी है, बस आपको डेडिकेशन दिखाना है और इन वीडियोस के तहत अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के साथ, बेस्ट क्वालिटी वीडियोस के साथ अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।